हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अर्जुन मनी। सो टुडे आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर का पार्ट 2। तो इस चैप्टर का एक पार्ट 1 भी है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ये दोनों जो अलग टर्म है, इनके बीच में रिलेशन क्या है ये सब एक्सप्लेन किया है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा आर डिस्टेंस पे, ये सब एक्सप्लेन किया है। फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डाइपोल है तो उसका एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कैलकुलेट किया है। और फिर कैलकुलेट किया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर, दिखाया है कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। और मल्टीपल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, मल्टीपल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, ये सब एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड पार्ट। तो अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दिया है। और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन अपलोड मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सो प्लीज सपोर्ट आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और ये भी देखेंगे कि सरफेस में क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटर्स, मतलब कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया। फिर हम इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डाइलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। इसके बाद पढ़ेंगे हम कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एक टाइप का कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत टाइप का हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है। तो हम पढ़ेंगे ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। और फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब एक साथ अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर को हम सीरीज में या पैरेलल में लगा दिए तो फिर क्या होगा, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस। अगर सीरीज में है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, अगर कैपेसिटर में थोड़ा चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो उसमें एनर्जी कितना होगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज टुडेज आउटलाइन। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, तो सो कंसीडर करते हैं ये एक प्लेट है, कंडक्टर है, और इसमें इसका पोटेंशियल है भी, इसमें कुछ चार्ज है इसके ऊपर और इसमें पोटेंशियल है भी। और इसमें और एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल पकड़ लेते हैं V प्लस डेल्टा V, इसका पोटेंशियल थोड़ा हाई है, तो ये लो पोटेंशियल में और ये हाई पोटेंशियल में। और हम कंसीडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ है, सो इसमें पकड़ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है और इसमें भी चार्ज है। तो सोच लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दोनों कंडक्टर में पोटेंशियल है, एक में V है और एक में V प्लस डेल्टा V है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि E के साथ इस पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा। सोच लेते हैं इस प्लेट के ऊपर एक यूनिट चार्ज है प्लस 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है इस प्लेट के ऊपर। हमें क्या करना है, इस 1 कूलम चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट में लेके आना है। इस प्लेट B, दिस इज प्लेट B एंड दिस इज प्लेट A। तो प्लेट B से प्लेट A तक लेके आना है इस 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, तो कुछ वर्क डन करेंगे हम। ओके, तो इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को पुश करता है बाहर की तरफ। ठीक है, अपनी डायरेक्शन में पुश करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट, हाँ, इस तरफ लेके आना है। तो हमें फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू Q इंटू E। Q यहाँ पर क्या है, 1 कूलम, तो Q हो गया 1 कूलम, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू E। ये हो गया तुम्हारा 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स। एक डिस्टेंस हम पकड़ लेते हैं, ये डिस्टेंस है डेल्टा L। ये जो डिस्टेंस है दोनों पाथ के अंदर
उस डिस्टेंस को कंसीडर कर लिया डेल्टा एल। तो वर्क डन क्या होगा, अगर एक चार्ज को बी प्लेट से ए प्लेट पे लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, डब्ल्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एल, दिस इज डेल्टा एल। और फोर्स का वैल्यू क्या है, हमने कैलकुलेट किया ई, तो ई डेल्टा एल हो गया तुम्हारा वर्क डन। और हमें क्या पता है, एक यूनिट कूलम का चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाने में जो वर्क डन होता है ना, वो किसके साथ इक्वल होता है, वो इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मतलब ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के साथ इक्वल हो जाएगा। तो दोनों पाथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस पाथ का पोटेंशियल है भी ए, तो डेल्टा वी मतलब इस पाथ का पोटेंशियल है भी ए और इस पाथ का पोटेंशियल है भी बी। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एल। तो और एक बार बता रहे हैं, वर्क डन क्या होता है, जो तुम एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हो ना, तो जो वर्क डन करते हो वो वर्क डन इक्वल होता है उस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो वर्क डन इज वी ए माइनस वी बी। तो वी ए क्या है, इसका वैल्यू है वी, हमने कंसीडर किया था इसका वैल्यू वी है, और इसका वैल्यू क्या है वी प्लस डेल्टा वी। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे वी प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डेल्टा एल। तो v माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और पड़ा रहेगा माइनस डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डेल्टा एल। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन बिटवीन ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा एल मतलब स्मॉल लेंथ, ओके। तो E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुम्हारा यूनिट डिस्टेंस में, सोचो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यूनिट डिस्टेंस जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना डेल्टा वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो ही इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1, तो ये हो जाएगा। तो एक माइनस साइन आता है, ठीक है, तो माइनस डेल्टा वी बाई 1। एक यूनिट डिफरेंस में अगर दो पॉइंट है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होता है ई के साथ। इस इक्वेशन से हमें दो चीज पता चल रहा है, एक तो डायरेक्शन के बारे में और दूसरा मैग्नीट्यूड के बारे में। तो डायरेक्शन के बारे में क्या पता चल रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, तो उस डायरेक्शन में ई पॉजिटिव होगा, तो ई पॉजिटिव है, डेल्टा एल क्या है, लेंथ भी पॉजिटिव है एक्स डायरेक्शन में, तो भी क्या होगा, भी नेगेटिव होगा ना, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तो भी रिड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल से कम होगा, लेस होगा। तो इस पाथ का पोटेंशियल जो होगा, तो यहाँ पर होगा हायर पोटेंशियल भी ए, ये हायर पोटेंशियल में, ठीक है, हायर पोटेंशियल, और ए वाला पाथ जो होगा उसमें लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उस तरफ पोटेंशियल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये हो गया डायरेक्शन के बारे में पता चला। और मैग्नीट्यूड के बारे में क्या पता चलेगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द लेंथ, यूनिट लेंथ। सोचो ये दो पॉइंट है यूनिट लेंथ में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 1 मीटर, यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर लेंथ है और ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए और वी बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यूनिट लेंथ पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, वी ए माइनस वी बी। ये हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा ई। और दोनों के बीच में लेंथ क्या है 1 मीटर, तो 1 मीटर दूर में दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें पता चल गया, इस इक्वेशन से पता चल रहा है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सोचो ये तुम्हारा कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर, और कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, सोच लेते हैं, ठीक है। चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, देखो हमें पता है कंडक्टर किसे बोलते हैं। कंडक्टर मतलब देखो जो एटम होता है, हमें पता है एटम के सेंटर में क्या है, प्रोटॉन जो कि है पॉजिटिव चार्ज, और क्या है न्यूट्रॉन जिसका चार्ज है न्यूट्रल,
तो उसका न्यूट्रल लिख दिया, और बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है, इसका चार्ज होता है नेगेटिव, माइनस। तो कॉन्डक्टर हम उसी को बोलते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन को हम इजीली एटॉम से अलग कर सकते हैं, इजीली अलग हो जाता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन इजीली अलग हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली, ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकता है, इधर उधर रैंडम मूव करता है, ठीक है। तो और न्यूक्लियस क्या होता है, जो एटम का प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस एक जगह फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। तो अभी क्या होता है देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को पुश करता है अपनी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर आएगा, वो इस साइड आके जमा हो जाएगा। सारे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस साइड अट्रैक्ट करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इस तरफ आके जमा हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन करता है, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सब नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, तो इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरफ का क्या है, सारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया है, तो इस तरफ एक वैक्यूम जैसा बन गया ना, तो इस तरफ ओनली पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, नेगेटिव चार्ज तो सारे इस तरफ आ गए, तो इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव, इस तरफ हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस माइनस एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इनसाइड में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम देखो, बाहर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ना क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड ऑपोजिट, वो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होता है, ठीक है। सोचो ये तुम्हारा कंडक्टर है, देखो कंडक्टर के अंदर क्या है, हमें पता है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो टोटल चार्ज तो नॉर्मली 0 होता है। लेकिन अभी सोचो तुमने बाहर से कुछ चार्ज दे दिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या होगा, तुमने कुछ ना बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ओनली सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस के ऊपर, मतलब इनसाइड कोई चार्ज नहीं जाता है। जो भी तुम चार्ज दोगे बाहर से, तुमने बाहर से कुछ करंट दे दिया, चार्ज दे दिया, वो कंडक्टर के ऊपर रहता है सरफेस में, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। ये कैसे प्रूफ करेंगे कि कंडक्टर के अंदर तुम्हारा चार्ज 0 है, देखो हमें पता है कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो हम यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, गाउसियन सरफेस। तो हमें क्या पता है कि गाउसियन सरफेस के अराउंड टोटल फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होता है, वो होता है E डॉट ds इक्वल्स टू, फर्स्ट चैप्टर में याद करो गाउस लॉ पढ़े थे, क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड मतलब क्या है, इस गाउसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है मीडियम का परमिटिविटी, यहाँ पर एप्सिलॉन लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्या पता है, इलेक्ट्रिक E का वैल्यू क्या है, 0 है, इनसाइड क्या है गाउसियन सरफेस के अंदर E का वैल्यू 0 है, तो 0 पुट कर देंगे, तो 0 इंटू ds 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा 0। तो फिर क्या होगा, Q इनसाइड इक्वल्स टू बाय एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0, और Q इनसाइड इक्वल्स टू हो जाएगा 0। मतलब ये जो गाउसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज क्या हो गया, 0। तो हमें पता है कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता, जो भी तुम चार्ज देते हो वो चार्ज ओनली सरफेस में रहता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो तो टोटल चार्ज 0 होगा ना, जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सोचो फ्री इलेक्ट्रॉन्स E है, तो प्रोटॉन भी तो है ना पॉजिटिव चार्ज, दोनों इक्वल अमाउंट पे है, तो दोनों का क्या होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा 0, तो टोटल चार्ज 0 होता है। और अगर तुम बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हो तो वो चार्ज ओनली सरफेस में रहता है, इनसाइड में तो 0 हो जाएगा। हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इनसाइड ए कंडक्टर। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो एक कंडक्टर ड्रॉ करते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
इनसाइड ए कंडक्टर। हमें कैलकुलेट करना है कि V क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था कि E इक्वल्स टू क्या होता है, E और V के बीच में रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू डेल्टा V बाई एल माइनस डेल्टा V बाई एल, डेल्टा एल, ये वाला रिलेशन हमने पढ़े थे कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ, और इसके बीच में लेंथ क्या है, लेंथ पकड़ लेते हैं कि यूनिट लेंथ है, मतलब 1 मीटर सोच लेते हैं कि यूनिट लेंथ है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एल तो 1 हो गया, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को हमने 1 ले लिया, तो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कैलकुलेट करते हैं दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हम इससे भी बता सकते हैं, देखो इस इक्वेशन से कि E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA माइनस VB, और हमें क्या पता है E का वैल्यू क्या होता है 0, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा 0, तो VA इक्वल्स टू VB, मतलब इस कंडक्टर के बीच में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट। तो ये एक मेथड है, यहां से तुम बता सकते हो कि पोटेंशियल होता है कांस्टेंट। कोई भी दो पॉइंट ए और बी तो आर्बिट्ररी पॉइंट है ना, कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल होगा तुम्हारा कांस्टेंट। देखो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कंसीडर किया 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह कुछ भी डिस्टेंस कंसीडर करो, आंसर सेम आएगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो E का वैल्यू तो 0 है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो डेल्टा L, वो तो 0 ही आएगा, तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या आएगा 0, तो VA इक्वल्स टू VB आ जाएगा। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कंडक्टर का सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, सोचो ये तुम्हारा कंडक्टर है, तो इसके इनसाइड तो हमने पढ़ लिया कि E इक्वल्स टू 0 होता है और V इक्वल्स टू क्या होता है कांस्टेंट, और चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज मतलब Q इक्वल्स टू भी 0 होता है, Q इक्वल्स टू भी 0 होता है, तो E इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, Q इक्वल्स टू 0 होता है इनसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है, आउटसाइड, सरफेस में, सरफेस में चार्ज रहता है, चार्ज जो होता है वो ओनली सरफेस में रहता है, जो तुम एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो वो सरफेस में रहेगा। सोचो तुमने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया, तो उसके वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, पहले तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसका डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होगा। नॉर्मल क्यों नॉर्मल होगा, क्यों एंगल में नहीं हो सकता, वो हम देखेंगे। सोचो तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, इसमें थोड़ा सा चार्ज दे दिया है सरफेस में, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो क्या होगा, देखो अगर एक वेक्टर है तो वेक्टर का दो कंपोनेंट में तुम डिवाइड कर सकते हो, एक कंपोनेंट इस तरफ, दूसरा कंपोनेंट सरफेस की तरफ। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। तो अभी देखो जो सरफेस वाला कंपोनेंट होगा ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सरफेस में है और सरफेस में चार्ज है, चार्ज क्या करेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में चला आएगा। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट में आएगा, आके इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ना पैरेलल, जो सरफेस के साथ पैरेलल कंपोनेंट उसको जीरो कर देगा। तो इस कंपोनेंट को अगर जीरो कर देगा तो ओनली क्या पड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल वाला कंपोनेंट, तो ओनली इसलिए ऊपर वाला कंपोनेंट पड़ा रहता है, सरफेस में जो भी कंपोनेंट आता है वो जीरो हो जाता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गाउसियन सिलेंडर। तो गाउसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होता है, E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने लिख दिया। तो देखो हमें पता है इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और ये जो सरफेस है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और सरफेस का डायरेक्शन इस तरफ, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा 0, तो ये दो सरफेस का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ओनली दिस सरफेस का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस डायरेक्शन में क्या है, सरफेस का भी डायरेक्शन सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है, तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसे हम लिख सकते हैं E ds cos 0,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई ds, ई तुम्हारा कांस्टेंट है, ई को बाहर लेकर आ जाते हैं, और ds क्या है, ds हम पकड़ लेते हैं सरफेस का एरिया है a, और cos 0 का वैल्यू 1 तो चला गया, और ds a हो गया, ठीक है। और चार्ज क्या है यहाँ पर, चार्ज पकड़ लेते हैं कि सरफेस में कितना चार्ज है, q, q बाई एप्सिलॉन। तो q का वैल्यू क्या होगा, देखो हम कंसीडर करते हैं कि सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल चार्ज q बाई a। तो हम पकड़ लेते हैं सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा ए, q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा ए पुट कर देंगे यहाँ पर, सिग्मा ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, तो फिर ई का वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो मेमोराइज कर ले सकते हो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड नॉर्मल की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। देखो अब तक हमने पढ़ा कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है कंडक्टर के अंदर, एक साइड से दूसरे साइड जाता है फ्रीली। इंसुलेटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर को कुछ इंसुलेटर का एक प्रॉपर्टी होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या है, हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, मतलब जो एटम होता है, एटम के सेंटर में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको तुम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हो। तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है इसे तुम इजीली एटम से बाहर नहीं निकल सकते हो, तो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन देखो, लेकिन एक एटम होता है। अभी देखो एटम के अंदर क्या होगा, अगर तूने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सोचो बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, ये जो एटम है ना ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज मतलब एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एटम के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड आ जाता है, हाँ एटम का लेफ्ट साइड आ जाता है, और एटम के अंदर ही थोड़ा सा ये सब लेफ्ट साइड आ जाएगा, मतलब ये राइट साइड है ना, सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास है लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और सारा प्रोटॉन थोड़ा सा राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ राइट साइड में, और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा लेफ्ट साइड। हर एटम में ऐसा ही होगा, हर एटम में कुछ इस तरह होगा, माइनस चार्ज लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में, और प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये जो इनसाइड है ना, यहाँ पर देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी प्लस माइनस कैंसिल। लेकिन देखो लेफ्ट साइड में क्या पड़ा रहा, लेफ्ट साइड में पड़ा रहा नेगेटिव, और राइट साइड में पॉजिटिव। तो इसको अगर मिटा देते हैं, कैंसिल हो गया जो चार्ज, तो पड़ा क्या रहा, तो लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव चार्ज पड़ा रहा, और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज। तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कंडक्टर की तरह, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड। तो दोनों क्या होगा, फिर एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार कंडक्टर की तरफ पूरा कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका वैल्यू होता है ज्यादा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये ज्यादा होता है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वीक होता है, इंटरनल। तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा कंडक्टर की तरह। कंडक्टर में क्या था, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था, लेकिन इस केस में जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, वुड बी रिड्यूस्ड, मतलब ये जो डिफरेंस है ना इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है।
ओके, यही इफेक्ट होता है। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो डिफरेंस क्या है पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में? तो नॉन पोलर में क्या होता है, इसका नाम से पता चला पोलरिटी, मतलब पोलर मतलब पोलरिटी नहीं होता, मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो कुछ मॉलिक्यूल होता है, कुछ एटॉम मॉलिक्यूल होता है जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इनका क्या होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा और जो प्रोटॉन्स होता है वो पॉजिटिव राइट साइड चला जाता है। तो ऐसे क्रिएट होता है इसका डाइपोल मोमेंट। तो ओनली डाइपोल मोमेंट कब आता है, जब इसे इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तभी इसका डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर। और पोलर किसको बोलेंगे, पोलर मतलब जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जैसे कि तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल, H2O, HCl, ये सब मॉलिक्यूल का ना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। कैसे? नॉर्मली डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? देखो इसका डाइपोल मोमेंट तो है, हाँ, माइनस प्लस, लेकिन ये रैंडमली ऑर्गेनाइज होता है, माइनस प्लस इस तरफ रैंडमली, हर एटॉम रैंडमली ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन, तो हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है जीरो। तो ओनली जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तभी क्या होगा, सारे जो एटॉम है वो डाइपोल मोमेंट एक दिक में आ जाएगा। तब सारे मॉलिक्यूल ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, माइनस प्लस और ऐसे माइनस प्लस। तो नॉर्मली हर एक एटॉम का डाइपोल मोमेंट तो है मॉलिक्यूल का, लेकिन जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो रैंडमली ऑर्गेनाइज होता है, तो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है जीरो। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाता है। तो ये होता है तुम्हारा पोलर, और ये है तुम्हारा नॉन पोलर, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये H2O HCl हो गया पोलर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल दो और नॉन पोलर का एग्जांपल दो। तो अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? तो बेसिकली कैपेसिटर है दो कंडक्टिंग पाथ को अगर तुम ऐसे पैरेलली रखोगे पास में, बहुत पास में, तो उसे हम बोल सकते हैं कैपेसिटर। अगर एक में तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस क्यू, दूसरे में तुमने नेगेटिव चार्ज दिया माइनस क्यू, तो इस सिस्टम को हम बोल सकते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर मतलब नाम से पता चल रहा है, कैपेसिटेंस मतलब धारक। हाँ, ये धारण कर सकता है, किसको धारण कर सकता है? चार्ज को। तो हम ऐसे एक पाथ को पॉजिटिव चार्ज देके एक पाथ को नेगेटिव चार्ज देके इसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं। किस तरह? देखो ये बैटरी की तरह काम करता है। बैटरी क्या होता है, जो बैटरी होता है ना, बैटरी का एक पाथ पॉजिटिव रहता है और एक पाथ नेगेटिव रहता है। इसका भी एक वाला पाथ कंडक्टर पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। अगर इसके साथ तुम एक रेजिस्टेंस लगाओ सर्किट में, तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। यहां पर भी अगर इसके साथ एक सर्किट लगा दो तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में भी सेम करंट फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अगर एक सर्किट लगा दो तो करंट फ्लो होगा। ओके, अच्छा, इसका यूज क्या होता है कैपेसिटर का? हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, वॉच, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट यूज करते हैं उसमें कैपेसिटर का यूज होता है। और क्या यूज होता है? एज ए बैटरी यूज हो सकता है। और क्या यूज होता है? एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस करने में यूज होता है। तो ये सब बहुत सारे यूज हो सकता है एप्लीकेशन कैपेसिटर का। ठीक है, तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है, देखो ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की वजह से ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, इससे बाहर की तरफ। और इसका वैल्यू क्या होता है, तुम गाउस लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो। एक सिलेंडर कंसीडर कर लो, एक अगर सिलेंडर कंसीडर करोगे और इसके अराउंड गाउस लॉ अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, इसका वैल्यू आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम ट्राई करके देखो कंडक्टर के अराउंड, हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाय, अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो वो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो ये सोचो एक कंडक्टर है, पाथ है, और इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया प्लस क्यू, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ए इस तरफ और ए होगा इस तरफ, और यहां पर भी होगा इस तरफ, तो इस तरफ जाएगा। राइट साइड में क्या दूर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दूर जा रहा है, और लेफ्ट साइड में इस तरफ जा रहा है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड होता है क्या, मैग्नीट्यूड होता है E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। और कैपेसिटर में क्या होता है, दो पाथ होता है यहां पर, और एक पाथ होगा, ठीक है, इसका चार्ज क्या होगा माइनस क्यू, ओके। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये माइनस है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिक इस तरफ और इसका भी इस तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है फ्लक्स, तो इस तरफ होगा, और राइट साइड में भी इस तरफ, इनसाइड की तरफ, हाँ, पाथ की तरफ, तो हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, U2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसका भी वैल्यू होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब तुम देख सकते हो इस रीजन में क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इस रीजन में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस रीजन में देखो इस एक तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड दोनों कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ओके। तो इसके इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस तरफ होता है जीरो और इस तरफ भी होता है जीरो, ओके। तो अच्छा देखो, हमें पता है इस एक कैपेसिटर है, इसमें एक पाथ में चार्ज प्लस क्यू है, एक में माइनस क्यू है। तो हमें क्या पता है कि कूलॉम्स लॉ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। ये होता है कूलॉम्स लॉ। तो हमें क्या पता है, ई और क्यू क्या होता है, चार्ज प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये जो चार्ज है ना क्यू, इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके साथ क्या होगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई और क्यू क्या है, दोनों एक तरफ है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोपोर्शनल जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। तो ई प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा वी, क्यों हमें पता है कि ई इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। तो ई क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिख सकते हैं कि ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू ई होता है और ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी होता है। तो दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं हम कि क्यू जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, और पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम भी से डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ, तो भी के साथ प्रोपोर्शनल होता है क्यू। तो ये होता है कैपेसिटेंस का इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो क्या होगा, Q इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाता है C भी, इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q बाई V, C इक्वल्स टू आ जाता है Q बाई V। बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, सब जगह इसका एप्लीकेशन है, इस इक्वेशन का सब जगह एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। Q इक्वल्स टू C V, ओके। अच्छा, C का यूनिट क्या होगा, देखो इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं Q का क्या है, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट बोल सकते हैं, और भी यूनिट हो सकता है, और यूनिट है फैराड, इसे हम बोलते हैं फैराड, ठीक है, फैराड। फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम माइक्रो फैराड, नैनो फैराड ये सब यूज कर सकते हैं, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड ये सब यूज होते हैं यूनिट। फैराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैराड, ठीक है, ओके। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है, इस इक्वेशन से तुम डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं V का। V का डायमेंशन क्या होता है, देखो W इक्वल्स टू होता है Q V। तो V इक्वल्स टू क्या होता है W बाई Q,
तो W का क्या हो गया, वर्क डन का mL2 T⁻², और Q का क्या होता है IT, तो mL2 T⁻² by IT। ये तो हो गया V का। तो C का क्या होगा, C का क्या होगा Q by V। तो C इक्वल्स टू Q by V। Q का क्या है, Q का है IT, और V का है mL2 T⁻² डिवाइडेड बाय IT। तो तुम्हारा आ जाएगा IT I2, तो तुम्हारा आ जाएगा ये वाला m-1 L-2 T टू द पावर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T टू द पावर 4 और I²। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक में चार्ज है प्लस Q, एक में चार्ज है माइनस Q, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और दोनों तरफ आउटसाइड होता है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस C क्या है। हमें क्या पता है, C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाय V। अगर हमें V पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम Q बाई V करेंगे तो C आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा C, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, V का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों पाथ के अंदर, एक में अगर पॉजिटिव चार्ज है Q और एक में माइनस Q चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है। अच्छा, हमने एक कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन पढ़े थे, ठीक है। क्या रिलेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L, ठीक है। तो ये क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा L होता है, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा हम सोच लेते हैं ये दोनों पाथ के बीच में डिफरेंस है D, तो फिर क्या होगा ये वाली इक्वेशन, E इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल्टा V। हाँ, तो डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 कंसीडर कर लेते हैं। इसका सोच लेते हैं पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, तो V2 माइनस V1 कंसीडर कर लेते हैं। ये तुम्हारा डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल है V2 माइनस V1, और डेल्टा L क्या है, दोनों पाथ के बीच में सेपरेशन, दैट इज D। तो E क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू हो जाएगा, ओके, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू D हो जाएगा क्या, V1 माइनस V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E इंटू D, और हमें क्या पता है E इंटू E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, E का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा बाय एप्सिलॉन D इक्वल्स टू ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तुम्हें पता चल गया कि V1 माइनस V2 क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा एप्सिलॉन बाय D। बेसिकली तुम्हारा ये जो सेकंड पाथ होता है ना, ये तुम्हारा ग्राउंडेड होता है, तो V2 का वैल्यू हो जाता है जीरो, नॉर्मली रिमूव हो जाता है, तो V1 का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल्स टू सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो हम अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। अच्छा, Q का वैल्यू क्या होगा, अगर इसका सरफेस चार्ज सिग्मा है तो हमें पता है सिग्मा का इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई A, सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q बाई A, तो Q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा A, Q का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा A, तो Q का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर सिग्मा A, और V का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से V1 का सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो ये हो जाता है तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो हमें पता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब वैक्यूम है, मतलब एयर है, कुछ नहीं है इनसाइड, तब तुम्हारा कैपेसिटेंस क्या होता है, फॉर वैक्यूम तुम्हारा कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस परमिटिविटी, मतलब जब वैक्यूम होता है और एयर होता है तब हम उसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, और A हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ द
कंडक्टर और डी हो गया तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। मतलब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस तुम्हारा जो कंडक्टर पैरेलल पे कैपेसिटर होता है ना, उसका जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, जियोमेट्री। ठीक है, ये तुम्हारा चार्ज, भी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ओनली जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब एरिया क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये सब के ऊपर डिपेंड करते हैं। और बीच में क्या, मीडियम है। अगर वैक्यूम है तो ए आएगा। अगर वैक्यूम की जगह क्या रख दिया, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, सोचो यहाँ पर कोई इंसुलेटर डाल दिया अंदर, ठीक है, इंसुलेटर, तो क्या होगा, फॉर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, फॉर डाइलेक्ट्रिक ए सी है ना, सब कुछ सेम रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन ए बाई डी से। तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो जो भी यहाँ पर मीडियम डालेंगे, इंसुलेटर डालेंगे, उसका परमिटिविटी हो जाएगा एप्सिलॉन। और अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट होता है, और अगर कोई और मीडियम है तो उसके लिए एप्सिलॉन होता है। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, इसका जो रेशियो होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बोलता है के। के भी एक कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये तुम्हें एग्जाम में काफी बार दिया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू आ जाता है एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर करते हैं बाकी का। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाता है तुम्हारा, के एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन का वैल्यू तो इस इक्वेशन में एप्सिलॉन का वैल्यू तुम पुट कर सकते हैं वाला। तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दिया एप्सिलॉन की जगह, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर कोई तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है, मीडियम में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो उस सिस्टम का कैपेसिटेंस होता है के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा देखो, कैपेसिटर का हमें क्या पता है, Q इक्वल्स टू सी भी होता है, और C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई भी, प्लस Q और ये माइनस Q, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, Q भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा चार्ज तो हम स्टोर कर सकते हो। तो अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि C को इंक्रीज ना करके ना हम V को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो भी तो Q ज्यादा होगा ना, फॉर सेम C, सेम कैपेसिटेंस के लिए अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पाथ के बीच V को ज्यादा कर दोगे तो रेशियो है ना, तो Q भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा ना, तो क्या होगा, इसके अगर हाई पोटेंशियल ड्रॉप है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर है ना वो आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज। तो आयोनाइज हो जाएगा मतलब क्या, प्लस माइनस चार्ज, ऐसे एयर जो है वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइज होने से क्या होगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है थ्रू एयर वो नेगेटिव चार्ज पाथ में चला जाएगा, जाते जाते ना इसका जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, तो स्टोर नहीं कर पाओगे, मतलब क्योंकि वो बहुत पास है ना, दोनों चार्ज, मतलब कंडक्टर को अगर बहुत पास में रखोगे हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में, तो क्या होगा, चार्ज लीक करता है, लीकेज बोलते हैं, ठीक है, लीकेज। तो लीकेज इंक्रीज हो जाता है, चार्ज लीक करता रहता है, प्लस कंडक्टर से माइनस कंडक्टर की तरफ चार्ज लीक करता रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल वायर है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हाई होने से जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है और चार्ज लीक होता है। इसलिए तुम V को ज्यादा इंक्रीज करके Q नहीं बढ़ा सकते। तो अगर तुम्हें ज्यादा चार्ज स्टोर करना है तो कैपेसिटेंस को बढ़ाना होगा, तो इसलिए वी नीड लार्ज C, लार्ज कैपेसिटेंस। तो अगर C लार्ज कैपेसिटेंस होगा तो हम ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज। अगर 2-3 कैपेसिटर को तुम सीरीज में लगा देते हो तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है वो कैलकुलेट करेंगे। सोचो, एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, और तीनों को तुमने बैटरी के साथ लगा दिया, और तीनों का, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2 और इसका C3। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, देखो, ये क्या है, सीरीज में लगा है, तो सीरीज में लगने से तीनों का जो चार्ज होगा ना वो सेम होगा। कैसे, जैसे देखो, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो क्या कॉमन रहता है, सेम करंट पास करता है ना। अगर 3 रेजिस्टेंस सोचो सीरीज में है तो क्या होगा, सेम करंट पास करेगा।
तो इसमें क्या होता है, सेम चार्ज रहता है, इसमें होता है प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, इसमें प्लस क्यू, इसमें माइनस क्यू, ठीक है। ओके, तो हमें क्या पता है, अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, इसका सोचो V2 है और इसका V3 है, तो फर्स्ट इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, Q इक्वल्स टू C1 V1, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, Q इक्वल्स टू C2 V2, और इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, Q इक्वल्स टू C3 V3। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन से कि V1 क्या होगा, V1 इक्वल्स टू Q बाई C1, यहां से लिख सकते हैं V2 क्या होगा, Q बाई C2, और यहां से लिख सकते हैं V3 क्या होगा, Q बाई C3। तो ये हो गया Q बाई C1, Q बाई C2 और Q बाई C3, V1 V2 V3। तो हमें तीनों पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। अभी सोचो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो Q को कॉमन ले लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये होता है तुम्हारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों पॉइंट के बीच में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कैपेसिटर को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे। कैसे, सोचो, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर है और ये तुम्हारा बैटरी है, तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V, और चार्ज कितना है Q, तो रिलेशन क्या होगा इसके बीच में, Q इक्वल्स टू CV। तो ये दोनों सर्किट सेम है ना, यहां पर भी चार्ज है Q, यहां पर भी चार्ज है Q, कैपेसिटेंस इसका C है और पोटेंशियल ड्रॉप V है, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू CV और V इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई C। यहां पर क्या है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू दिस, तो दोनों को इक्वल कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल्स टू Q बाई 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, और 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 बाई C इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर 3 के जगह 4 5 और कैपेसिटर ले लिए तो क्या होगा, तो ऐड होता जाएगा 1 प्लस C4 प्लस 1 बाई C5 प्लस डॉट 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 1 बाई Cn, तो इन तक ऐड हो जाएगा, जितना तक ऐड कर सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस ये होता है सीरीज में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। तो सोच लेते हैं, दो कैपेसिटर है पैरेलल में, ठीक है, और एक बैटरी के साथ लगा हुआ है, तो क्या होगा, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, V सेम पोटेंशियल होगा, और चार्ज क्या है, सोचो इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज होगा Q2, दोनों का चार्ज अलग होगा, ठीक है, पैरेलल में दोनों का चार्ज अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है। और कैपेसिटेंस क्या है, सोचो इसका कैपेसिटेंस पकड़ लेते हैं C1, इसका C2, तो रिलेशन क्या होगा इसका, Q1 इक्वल्स टू C1V, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू C2V। तो यहां पता चल गया Q1 इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V। तो टोटल चार्ज क्या है, ये दोनों में टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज हो गया C1V प्लस C2V। V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2V, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा टोटल चार्ज। अभी दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे एक कैपेसिटर से, ठीक है। सोचो एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, तो इसका चार्ज क्या होगा, Q, टोटल चार्ज इसके साथ इक्वल हो जाएगा Q, और कैपेसिटेंस पकड़ लेते हैं C, और पोटेंशियल ड्रॉप पकड़ लेते हैं V, तो रिलेशन क्या आएगा, Q इक्वल्स टू CV। तो Q इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, A, और ये दोनों इक्वल कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, CV इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V। V कैंसिल हो गया, C इक्वल्स टू हो गया C1 प्लस C2, ठीक है। तो अगर 2 के जगह 3 4 और कैपेसिटर है तो ऐड होता रहेगा C3 C4 प्लस डॉट 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 Cn। तो
पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है। पैरेलल में जस्ट सिंपल ऐड हो जाता है कैपेसिटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या होता है, देखो ये एक कैपेसिटर है, इसका इसमें चार्ज है प्लस क्यू, इसमें चार्ज है माइनस क्यू। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, इस कैपेसिटर का एनर्जी क्या है। कैसे कैलकुलेट करोगे एनर्जी, तो हम कंसीडर कर लेते हैं पहले कि अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहां से थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव चार्ज इसमें लेके आ रहे हैं, डीक्यू डीक्यू करके थोड़ा थोड़ा करके लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस डीक्यू चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस डीक्यू चार्ज। अगर हम यहाँ से डीक्यू चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डीक्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस डीक्यू चार्ज हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके करते 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 टोटल चार्ज आएगा प्लस क्यू, इसमें आ जाएगा माइनस क्यू, थोड़ा थोड़ा करके लेके आएंगे। ओके, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, अगर डीक्यू चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पर लेके आ रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है, देखो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, dq इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पाथ के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है q इंटू v होता है, w इक्वल्स टू q इंटू v होता है ना। तो q क्या है, यहाँ पर dq चार्ज लेके आ रहे हैं तो dq इंटू v, और v क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, v हमें पता है कि q इक्वल्स टू क्या होता है, cv। तो v का वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ पर स्मॉल चार्ज है q, तो v का वैल्यू क्या होता है, q बाई c, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, q बाई सी डी क्यू। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। तो जो तुम वर्क डन करोगे वही तो उसमें एनर्जी एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो तुम वर्क डन करते हो वही तुम्हें एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो ये होता है तुम्हारा q बाई सी डी क्यू। तो ये डी क्यू चार्ज लेने के लिए वर्क डन, तो q चार्ज लेने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा q चार्ज के लिए, 0 टू q चार्ज। तो q का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है, जीरो से q तक। तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और यहाँ पर 0 क्यू, तो तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन, और यही है तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू U होता है, U इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो देखो जो एनर्जी स्टोर होता है इसका और भी फॉर्म हो सकता है, जैसे Q इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, CV। तो अगर Q का वैल्यू CV पुट कर दे तो क्या होगा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्म हो गया, ये तो एक फॉर्म है। हाँ, और एक फॉर्म कौन सा आएगा, हम क्या करेंगे, C को रिप्लेस कर देंगे। C इक्वल्स टू क्या होगा, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो हाफ क्यू स्क्वायर और सी का वैल्यू पुट कर देंगे क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा हाफ क्यू बी। तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का 3 फॉर्म होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू बी, ठीक है। ओके, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर।